हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ईडीडी। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं झारखंड सीजीएल के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये क्वेश्चंस लिए गए हैं विजय रथ बुक जो आई है सिवांगन की तरफ से। तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैथ्स का। ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे शामिल किया गया है ना, ये अधिकतर क्वेश्चंस हमारा जो एसएससी सीजीएल होता है एग्ज़ाम, वहाँ से शामिल किया गया है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ना बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप वीडियो को अगर आप शुरू कर लिए होंगे तो अंतिम तक देखिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जो जो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन दिया गया है बुक में, वो सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी दिया गया है। वैसा अगर आप सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे एग्जाम में तो ज़रूर आपको बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना पास करते हुए। बोला क्या है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू, एक आप छाप लीजिए, पी क्यू बी सी के समानांतर है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो एक ऐसे करके ना क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। इसका नाम है ए बी और सी। यहाँ पर ना पी क्यू जो है ना, ऐसे करके एक लाइन है पी क्यू, जो किसके समानांतर है, तो बी सी के समानांतर है। तो बोला जा रहा है, दिया क्या है कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1/2। यहाँ से ए पी जो है ना, ये 1 दिया गया है, और पी बी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और साथ ही ए क्यू का वैल्यू दिया गया है, 3 दिया गया है। तो बोला गया है ए सी किसके बराबर है, ए सी यहाँ से पूरा निकालना है, ए सी किसके बराबर है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख पाएंगे, है ना, क्या देख पाएंगे आप, कि ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज ये पी क्यू, ये सिमिलर है, ये सर्वांगसम है किसके, तो ये बी सी के, है ना, दोनों के ये क्या है, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये वाला जो पहला ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण दोनों में सिमिलर है, तो एक कोण दोनों में क्या हो गया, सिमिलर हो गया, फर्स्ट एंगल। उसके बाद ये और ये क्या दोनों है, दोनों पैरेलल है, इस कारण से ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो डबल ये है ना, डबल ये होता है ना, और ये वाला कोण भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तीनों कोण यहाँ पर बराबर हो जाएगा। जब दो कोण बराबर होता है ना, तो तीनों कोण बराबर ही होता है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो सिमिलरिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, तो ए पी, है ना, छोटे वाले का ए पी बाई पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए सी, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। ए पी क्यू लिख दिया मैंने ना, तो यहाँ पी क्यू नहीं लिखना है, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया गया, हम लोग ए क्यू को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ए क्यू को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए पी का वैल्यू कितना दिया गया है, ठीक है, तो ए पी का वैल्यू दिया गया है 1, ठीक है, ए पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और पी क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू नहीं, सॉरी, ए क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3, तो 1/3 हो गया ये वाला। और ए बी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और ए सी का वैल्यू मुझे निकालना ही था, तो कैचिए को ना करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी के बराबर आ जाएगा 9, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे आराम तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है, तो साइन थीटा का धनात्मक मान निकालिए। इस क्वेश्चन को आप बनाने बैठेंगे 2-3 पन्ना बन लग जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, आसानी तरीके से। देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। तो आप क्या करिए ना, आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन के टर्म में इसको ले आते हैं। तो सेक थीटा का बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है बराबर, है ना, आपको पता होगा। और टेन थीटा के बराबर में क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा √3 आ जाएगा। आप कॉस थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से 1/cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इस तरह से इधर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा √3 इंटू कॉस थीटा, है ना, क्या हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिया गया है ना, उसको पुट करके यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए 1/2 आएगा, है ना, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 अगर 0 मान लेते, चलिए पहले आपको दिखाते हैं करके, है ना, डायरेक्ट आंसर पर ही नहीं जाते हैं ना, आप सोचिएगा सर आप आंसर टिक करके लाते। देखिए अगर हम लोग 0 पे जाते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा का मान लेते हैं हम लोग 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 का 1 हो जाएगा, और साइन अगर थीटा 0 मान लेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा,
बराबर √3 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना तो 1। तो क्या दोनों तरफ बराबर हुआ? दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हमारा लागू नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें करके, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब थीटा को हम लोग ले लें कितना 30 डिग्री ले लें। ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? तो 1/2 हो गया, है ना, 1/2 हो गया। ठीक है, और इधर √3 और इधर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 होता है कि नहीं? अब दोनों को जोड़िए, 2 एकम 2 और 1 3/2 इधर आ गया। इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, √3 तो 3 निकल बन जाएगा और 2। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब हमारा यही वाला आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से आपने देख लिया। 53 नंबर क्वेश्चन ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इसको ना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बुक में क्या किया गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया है। तो वैसा करके आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या दिया गया है, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो आप यहाँ कोशिश क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू ना कुछ डाल करके देखेंगे आप कि डालने के बाद क्या 1/√2 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो 0 पुट करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1, तो 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0, तो बराबर 1/√2 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा काम नहीं किया। ठीक है, 0 के बाद 30 में मान कर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग थीटा का वैल्यू जो ना अधिकतर हम लोग मानिएगा अपना, कभी भी मानेंगे तो 0 डिग्री मानिएगा, उसके बाद आप 45 डिग्री मान के देखिएगा, आपका आंसर ना बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 45 का डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√2, और माइनस साइन थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे बच रहा है 1/√2। देखिए 2 1/√2 में एक 1/√2 अब घटा लेंगे तो एक 1/√2 बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इस कारण से थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। अब इस व्यंजक जो यहाँ पे दिया गया इक्वेशन, इसका वैल्यू निकालेंगे। 2 साइन थीटा, तो 2 लिख लिए, और साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, है ना, साइन थीटा का वैल्यू, और प्लस में कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1/√2 है और यहाँ पे एक 1/√2 है, तो दोनों को मिला के 3, है ना, 3/√2 हो जाएगा। ठीक है, 3/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ऐसा एक इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, x + y + z बराबर 0 दिया गया है, और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका भी ना बुक में बहुत लंबा सॉल्यूशन दिया गया, आप ऐसे नहीं बनाइए। मैंने आपको एक तरीका सिखाया है कि यहाँ पर क्या दिया गया, 3 चर दिया गया है, चर नहीं अचर ना, ये अचर है, वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, और इक्वेशन 1 दे दिया गया है ना, समीकरण 1 दिया गया है। अगर यहाँ पर x y z का वैल्यू हमें पता करना है, तो हमें 3 इक्वेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 अचर हैं। क्या है, 3 अचर हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे में ना हम तीनों में से तीनों को कोई भी चीज़ मान लेते हैं। यहाँ पर हमें मानने के लिए स्वतंत्रता है। 1 को हम लोग x को 1 मान सकते हैं, y को -1 मान सकते हैं, और z को हम लोग या फिर इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए 2, है ना, इसको भी 1 - 1 मानना पड़ेगा। देखिए अब 0 आ जाएगा हमारा। हम ना कोई भी चीज़ हम लोग मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा चीज़ नहीं मान लीजिएगा, आप बोलिएगा सबको सर 0 मान लीजिए। अगर सबको हम लोग 0 मान लें ना, 0 0 तीनों को मान लें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0 यहाँ के आ जाएगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x के जगह में 0, y की जगह में 0, z की जगह में 0, तो 1/0 का आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो आप ऐसा चीज़ इसका वैल्यू नहीं मानेंगे कभी। आप एक भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा वैल्यू इसका नहीं मानेंगे कि इन्फानाइट का सिचुएशन आ जाए, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम ऐसा चीज़ मानेंगे कि हमारा बैलेंस होकर के इन्फानाइट का चीज़ ना आ जाए। 0 आएगा तो चलेगा, लेकिन 1/0 कभी भी नहीं आना चाहिए, 1/0 कभी भी नहीं आना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब ऐसा हम लोग मान लिए कि हमारे पास मानने का स्वतंत्रता है ना, हम कोई भी चीज़ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया ही नहीं 3 कि इसका कोई फिक्स वैल्यू आता। चलिए पुट करके देखेंगे, पुट करिए, है ना, 1/, देखिए यहाँ पे x² तो क्या हो जाएगा 4, और y² मतलब -1 का स्क्वायर तो 5 हो गया, और z² मतलब -1, तो 5 में 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस देंगे, उसी तरह से ऊपर में 1 लिख लेंगे, और नीचे में x² का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस में z² कितना आ जाएगा 1, और
वाई स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/, आ जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे 1/, है ना, लिख लेते हैं हम लोग 1, और यहाँ पे 1/, वाई स्क्वायर कितना है तो 1 है, जेड स्क्वायर कितना है 1 है, और एक्स स्क्वायर कितना है, दो दूना 4 है। तो देख रहे हैं +2 में -4 करेंगे तो -2 बच जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये 1/4 + 1/4 और -2/4 आ जाएगा, है ना। 2/4 कैसा आया, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि नीचे बराबर हो जाए और माइनस करने में आसानी हो। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 - 2/4 बराबर 0/4, और 0/4 क्या होता है 0 होता है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। हमारा 4/0 कभी नहीं आ सकता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये हमारा आ नहीं सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, दिए गई उत्तरों में से इसका कौन सा एक गुणक है। इसको भी बनाने ना, इसमें क्या करना चाहिए ना, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ से इतना के बराबर 0 मान लेना है आपको। x³ - 3x² + 3x + 7 बराबर क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 मान लेना है, और यहाँ से ना x का गुणनखंड करके वैल्यू निकाल लेना है। और x का जितना वैल्यू आएगा, मान लीजिए x का वैल्यू 5 आ गया, तो उस 5 को ना सब में डाल के देखना है, जहाँ पर भी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, जहाँ पे भी आंसर मिलेगा 0 वहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन में ना आप जाएंगे ना x का मान यहाँ पे निकालने के लिए, तो बहुत आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप 10 क्लास में जो डिवाइड करने का चीज़ सीखे थे ना, उसी को मान लीजिए आप, ठीक है। तो बीच में क्या लिखाएगा, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, जिससे कट जाएगा वही इसका क्या होगा, एक गुणक होगा। गुणक से कटना चाहिए ना, फिर 3x + 7, है ना, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और पहले वाले हम लोग नंबर से काट के देखेंगे। तो पहला वाला कितना है, x² - 4x + 7, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, कोई भी तरीका करके आपको आंसर लाना है ना, कोई भी तरीका करके क्या करना है आपको आंसर लाना है, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर कर देता है, तो आपका जो दिमाग में फिट बैठ जाए उस टाइम उसी को बना लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे x³ लाना है हमको ना, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर -4x² हो जाएगा, 4x², और यहाँ पे आ जाएगा 7x। अब हम लोग घटाना है, घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका चिन्ह बदलना पड़ता है, जहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक माइनस प्लस कट गया, और ये +4 है और -3 है, तो यहाँ पे 1² बच जाएगा, और यहाँ पे -4x बच जाएगा, और 7 का यहाँ पे क्या होगा 7 उतर जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम चीज़ आ गया, ये वाला सेम चीज़, तो एक बार में ये कट जाएगा, मतलब ये x + 1 से क्या हो गया, कट गया है, x + 1 से कट गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा इसका एक, है ना। आगे किसी भी नंबर से आप काटेंगे, कोई भी ऑप्शन से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या है, G है। इस तरह से आप क्या करिए, त्रिभुज बनाइए, इसका नाम है त्रिभुज AB और C, इसका केंद्रक क्या है, G है ना, इसका केंद्रक क्या है, G है। केंद्रक क्या होता है ना, केंद्रक ये होता है कि इससे अगर एक लाइन खींच देंगे ना किसी त्रिभुज का, तो ऊपर इसका 2 हो जाएगा, और नीचे जो आया ना ये 1 आएगा, यहाँ से यहाँ तक कि नीचे 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे G बोला गया ना, और यहाँ पे D बोला गया है। तो बोला जा रहा है कि AD मध्यम रेखा है, खींच दिया मैंने, और AG का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 4 है। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 4 है, तो उसका आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो GD का वैल्यू पूछा है, ठीक है, कितना किसका वैल्यू पूछा, GD का, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमेशा ये रेशियो में याद कर लीजिएगा, अगर ये सेंट्रॉयड है, अगर ये केंद्रक है ना, तो ऊपर वाला 2 होगा और नीचे वाला 1 होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन ना पिछली बार भी करवाए थे, पिछला सेट में जाके देख सकते हैं आप। 20 सेंटीमीटर व्यास, है ना, एक क्या करना है, 20 सेंटीमीटर व्यास किसका होता है, वृत्त का होता है। तो एक ऐसे करके क्या करेंगे आप, एक वृत्त खींच लेंगे, और इसका 20 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, मतलब 10 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला गया इसके वृत्त के केंद्र से 16 मीटर, है ना, लंबी जीवा की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे ना एक 16 मीटर का ये क्या किया गया, एक जीवा खींचा गया है, तो इसके बीच में ये दूरी जो मैं अभी खींचा ना, ये दूरी को पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए, ये हमारी क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी हमारी 10 है, और ये जो रेखा के यहाँ पे काटी है ना, ये 16 को ना बीच बीच में काटती है, बीचों बीच में काटती है, इस प्रकार से इधर 8 हो गया और इधर 8 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, है ना, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब बताइए, नहीं निकाल पाइएगा, आराम से निकालिएगा। तो लंब के लिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 100,
और माइनस 64, ठीक ठीक 64, तो बचेगा यहाँ पे 36, और 36 का रूट करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र ऐसी भुजा पर पड़ता है जिसके संलग्न कोण प्रति 45 डिग्री है। क्या बोला जा रहा है ना, एक ऐसे करके एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज मैंने क्यों बनाया आपको बताते हैं अभी। ठीक है, हम जान करके ऐसे त्रिभुज बनाए। बोला गया परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है पता है, ऐसे करके ना जो बाहर से खींचा जाता है ना, कोई वृत्त है उसको अगर बाहर से कोई ऐसे घेर रहा है ना सर्कल, तो उसको परिकेंद्र बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे करके त्रिभुज खींचा है और उसके अंदर में एक खींचा गया है ना, तो उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिकेंद्र। और इसका परिकेंद्र क्या बोला जा रहा है, जिसके परिकेंद्र 45 डिग्री कोण है, मतलब ये जो परिकेंद्र इसे जो लगा कोण है 45 डिग्री है, तो ये भी कितना 45 डिग्री है। जब दोनों 45 होती है कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यदि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 30 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं, ठीक है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी दो भुजाएं ज्ञात करी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ज्ञात करने बोला। अब एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला कोण 45 है, ये भी कोण 45 है, तो आमने सामने का जो भुजा ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। और समकोण त्रिभुज है, इसको आप x मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो इस प्रकार के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर 900 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से इसको इधर काटेंगे तो बचेगा कितना, 450, और x का वैल्यू आ जाएगा √450। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 9 45 गुने 5 गुने 2 ऐसे करके आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, 9 से 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट अंदर बीच में बच जाएगा, तो 15√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटे क्रमशः, है ना, इसका बताना चाहेंगे आपको। अगर कोई बुक से बनाए होंगे ना तो इसका आंसर वहाँ पे बुक में गलत दिया गया था, 4 दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, हम इसको सही आंसर आपको बताते हैं। 6 घंटा है मतलब घंटी है, क्रमशः इतना इतना सेकंड के अंतराल में क्या होता है, ये एक साथ बजना शुरू होता है। तो 30 मिनट में कितना बार वो बजेगा। तो क्या करते हैं पहले ना, ऐसे क्वेश्चन में पहले इसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ताकि हम ये पता कर सकें कि ये कितने सेकंड के बाद ये तीनों एक बार बजेगा, तीनों एक बार बजेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, और फिर यहाँ 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से, तो 2 एकम 2 कट जाएगा 3, 2 दूने 4, ये 5 और 2 तिया 6। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 का 2 उतर जाएगा, 5 का 5, और यहाँ पे 1, तो 5 दूने 10, 10 तिया 30, 30 दूने 60, 60 दूना 120। हमारा क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 120 सेकेंड, ये आ गया है ना। तो 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में ना ये एक बार बजेगा। तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, ये 15 बार बजेगा। लेकिन देखिए, अगर पूछा जाए कि 2 मिनट में ये कितना बार बजेगा, है ना, 2 मिनट, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। ठीक है, तो एक बार तो घंटी यहाँ बजा हुआ था ना, और फिर एक घंटी जब 2 मिनट हो जाएगा तब बजेगा, मतलब 2 बार हो जा रहा है। तो एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 15 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 16। ऐसा कब होता है पता है, यह बोला जाएगा कि अभी घंटी बजी है ना, अभी घंटी क्या हुई, बजी है, तो 30 मिनट के बाद 30 मिनट में कितना और बजेगा। तो ऐसे करके एक जोड़ करके आंसर मारना पड़ता है। ठीक है, तो 16 ही आंसर आप लोग मारेंगे। ये बुक में 4 दिया गया था और ये वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हावड़ा और नई दिल्ली, ठीक है, हावड़ा और नई दिल्ली के बीच में दूरी कितनी है। पटना की तरफ से जाएंगे ना दिल्ली, तो कितना पड़ेगा, 1440 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन आप वही हावड़ा से नई दिल्ली जाएंगे गया की तरफ से होकर के, तो 5% कम पड़ेगा। तो बोला कि गया की तरफ से दूरी कितना किलोमीटर है, तो 100, है ना, 1040, 1440 का क्या करिए, इसका आप 5% ज्ञात कर लीजिए। 5% जितना होगा उतना घटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और ये इसमें से कट गया, और ये कट गया, 2 सत्ती 14, 72 किलोमीटर क्या है, कम है। तो 1440 में क्या करिए आप, 72 घटा लीजिए, 10 में 2 तो 8, और यहाँ पे 13, 13 में 7 तो 6, और यहाँ पे 1368, कितना आंसर हो जाएगा, 1368 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। माना ओ, ठीक है, ए बी सी का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र आ गया ना, अभी परिकेंद्र बताए थे आपको। ठीक है, ये अंतः केंद्र आ गया। अंतः केंद्र का मतलब ये होता है ना, ठीक है, अंतः केंद्र कब बनता है, जब ये जो एंगल है इसको बीच में यहाँ पे, है ना,
ये वाला एंगल को बराबर हम लोग क्या किए, काट दिए, और ये वाला भी एंगल को हम लोग क्या किए, बराबर में काट दिए, और ये वाला भी एंगल को क्या किए हम लोग यहाँ पे बराबर में काट दिए। तो जो ये जो आता है ना बीच वाला, ये हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र आता है, हमारा क्या आता है, अंतः केंद्र आता है। ठीक है। डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर है ना, ये भुजा हम लोग ए बी सी, और ये बी सी पर कौन है, तो डी यहाँ पर है। इस प्रकार के ओ डी क्या है, लंब है, यहाँ से ओ डी क्या है, लंब है, मतलब ये वाला डिग्री 90 डिग्री है। और बोला गया बी ओ डी 15 डिग्री है, बी ओ डी ये वाला जो यहाँ पे छोटा है, ये वाला कितना है, तो 15 डिग्री, ये 15 हो गया, नीचे कितना हो गया 90, तो 15 और 90 कितना हो गया 105, मतलब ये दोनों जोड़ के 105 आ गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 180 में घटाइए 105 तो बचेगा 75। ये वाला एंगल जो है ना ये 75 बच गया। अब निकालने क्या बोला है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, मतलब ये जो पूरा एंगल है निकालने बोला है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अंतः सेंटर क्या करता है, अंतः जो केंद्र है क्या करता है, कोण को 2 भाग में बांट देता है। अब एक तरफ का 75 है तो दूसरा तरफ का भी क्या होगा, 75 होगा। 7 दूनी 14 और 150 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे टिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज ऐसे करके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से देखिएगा। ऐसे करके एक समानांतर चतुर्भुज क्या किया, बनाया गया ना, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप छोड़ सकते हैं। ए बी सी डी में ये बी और सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके हमारा है। ए बी सी डी में विकर्ण ए सी, इसका विकर्ण कौन बन जाएगा, एक ए सी विकर्ण बन जाएगा। बी ई को है ना, बी ई एक है लाइन बनेगा, को एफ पर काट दी है, ये है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ बी ई है, यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक बी ई है, बी और ई, तो यहाँ पे ना एफ पर क्या होता है, ये मिलता है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि रेखा बी ई है ना, रेखा बी ई जो मैंने खींचा, ए डी को कहाँ मिलती, ई पर मिलती है, मतलब यहाँ पर ई है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए कहीं पर भी ऐसे, देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींचा गया है और एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, दोनों समानांतर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये दोनों जो है ना सम्मुख कोण है, और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि एक लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल, इसको अगर ऐसे काट दें तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, ये वाला एंगल के बराबर होता है। इस प्रकार ये वाला जो कोण है ये कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गया, मतलब त्रिभुज कौन कौन, ये एफ सी, और इधर से त्रिभुज हो जाएगा, ये के बराबर में सी आएगा ना, ये के बराबर में कौन आएगा, सी, तो सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी दोनों क्या है, सिमिलर हैं, क्या है, सर्वांग या फिर सिमिलर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बैठ जाएगा एक, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एफ है ना, ये एफ यहाँ से, ये एफ बाई सी एफ बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इसका सी, ये बाई सी एफ लिख दिया ना, तो इसका लिखाएगा ये बाई सी एफ, तो इसका लिखाएगा ये एफ सी और सी बी एफ, एक सेकेंड, ये एफ सी और सी बी एफ सी दोनों में कैसे आ जाएगा, एफ सी, ये एफ ई, ये क्या है, ये एफ ई है, ठीक है, ये एफ ई, तो यहाँ से एफ बाई सी ई हो गया, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं सी एफ बाई बी एफ, ठीक है। उसको अब कैचिया गुना करेंगे तो ये एफ इंटू बी एफ हो जाएगा बराबर सी ई इंटू सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं मैच कर रहा है, तो ई एफ और एफ सी है ना, तो ई एफ और एफ सी, ये भी ई एफ और एफ सी मिल रहा है क्या, देखते मिला कर हम लोग, ई एफ और एफ सी मतलब सी एफ, तो सी एफ यहाँ पे मिल रहा है ना सी एफ, और आपको इधर मिल जाएगा क्या, आपको इधर मिल जाएगा ई एफ, ये वाला ई एफ था क्या, एक मिनट देखते हैं हम लोग, इसमें सी नहीं ना आएगा, ये एफ ई, तो ये एफ बाई एफ ई, यहीं पर गलती हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ई, अब हमारा सही है ना, ई एफ और एफ ई, इससे हमारा क्या कर रहा है, पूरा मैच हो रहा है, ये वाला जो है ना इससे हमारा मैच हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एफ ई और यहाँ पर बी एफ, और यहाँ पर हमारा ई एफ, तो ई एफ हो गया और ये सी मैच कर रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, बाकी कोई मैच नहीं होगा।
एक और क्वेश्चन आ गया ना, क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलने वाली दो गाड़ियाँ क्या हो गई, यहाँ एक स्टेशन है और यहाँ एक स्टेशन है, यहाँ से गाड़ी इधर चलता है और यहाँ से गाड़ी क्या होता है, इधर चलता है। एक ही समय में चलकर एक स्थान से मिलने के बाद क्या बोला गया, यहाँ से गाड़ी चल गई और कहीं पर भी क्या हो गया, दोनों गाड़ी मिल गई और फिर ये गाड़ी मिल करके यहाँ से यहाँ चली गई और ये जो गाड़ी आ रही थी मिल करके यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में ना इसको जो पहली गाड़ी इसको 8 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 8 घंटा। और दूसरी गाड़ी को कितना लगता है, इसको 18 घंटा लगता है, 18 घंटा लगता है। ठीक है, तो पहली गाड़ी का ना दे दिया गया स्पीड, ये जो गाड़ी है इसका दे दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया क्या, स्पीड। तो इसका स्पीड निकालने बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसमें होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो स्पीड 1 का स्क्वायर बाई स्पीड 2 का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है, टाइम ऑफ 2 बाई टाइम ऑफ 1, ऐसे करके हमारा होता है फॉर्मूला। तो स्पीड 2 का स्पीड हमको पता ही नहीं है और उसी को निकालना है ना, स्पीड 2 हमको निकालना है। तो स्पीड 2 का स्क्वायर बटे में स्पीड 1 का स्क्वायर, तो स्पीड 1 का स्क्वायर कितना था, 60 था, तो 60 × 60 हम लोग लिख दिए बराबर। सेकेंड का टाइम कितना था, तो सेकेंड वाले का टाइम था 18 और फर्स्ट वाले का टाइम था 8। अब इसको उधर ले जाएंगे 60 × 60 को यहाँ पे, है ना, 60 × 60 यहाँ पर ले गए तो हमारा इसका निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से काटिए, ठीक है, 6 6 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से 2 से काट देते हैं तो 2 चके 8 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गोटी 16 ऐसे करके, और यहाँ पे ये भी कटेगा आराम से। 4 चक 16, 4 चक 16, 4 पचे 20, 450। तो गलत हो रहा है क्या, है ना, 450। ठीक है, 450। एक सेकंड यहाँ पे कुछ ना जो मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। देखिए स्पीड, है ना, स्पीड 1 यहाँ पर है, क्या है यहाँ पे, स्पीड 1 है और यहीं पर मैंने मिस्टेक किया। तो ऊपर वाला कितना है, स्पीड 1 है। स्पीड 1 का स्पीड कितना था, ठीक है, यहाँ पे 1 था, 1 का स्पीड कितना था, 60 था, तो 60 × 60 और स्पीड 2 हमको पता नहीं है, उसको S2 मान लीजिए। ठीक है, स्पीड 2 को टाइम 2 कितना दिया गया है, तो टाइम 2 दिया गया है 18 घंटा और टाइम 1 दिया है 8 घंटा। यहाँ से हम लोग S2 का स्क्वायर में आएगा ना, ये भी स्क्वायर में है, ये निकालने का कोशिश करेंगे तो आ जाएगा 60 × 8 बटे 18, ये हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 × 18 काट सकते हैं और 3 दूना 6 और 0, है ना, ये वाला 0 यहाँ पे 200 हो जाएगा, ऐसे करके 200 × 8, तो 8 दूना 1600 हो जाएगा। इसको रूट में डालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हमारा आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, 40 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। ठीक है, और रात में रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, है ना, तो थोड़ा सा थके होने के कारण से कुछ कहीं पे कुछ मिस्टेक होता है, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। ओके, बोला जा रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। देखिए केंद्र के बीच कितना है, 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 4 13 आ जाएगा। और सीधा आपको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, एक बड़ा इसमें वृत्त होता है ऐसा वाला क्वेश्चन में, और एक छोटा सा वृत्त होता है ऐसे करके। इसका जो त्रिज्या है कितना है, 9 है, और इसका त्रिज्या जो है ना ये कितना है, 4 है। ठीक है, और दोनों का जो बीच का दूरी दिया गया है ना, ये दोनों केंद्र के बीच का दूरी ये कितना दिया गया है, इसको D मानते हैं हम लोग, और D यहाँ पे कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, ये सीधी वाली स्पर्श रेखा पूछा गया है। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा पूछा गया है, दो स्पर्श बिंदुओं के बीच, ठीक है, की दूरी क्या होगी। तो ये सीधा वाला स्पर्श रेखा पूछेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है D² माइनस बड़ा वाला R माइनस छोटा वाला R का स्क्वायर, और इसको रूट में अंदर में डाल देना है। ठीक है, एक और यहाँ पे बनता है इसका एक मतलब क्वेश्चन, वो आपको बताते हैं आगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। D कितना हमारा 13 है, तो 13 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और यहाँ पे R माइनस R कितना हो जाएगा, तो R माइनस R 9 में 4 तो कितना बचेगा, 5 बचे 5 बचेगा और 5 बचे 25 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया।
है ना। ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। हम लोग किसको ज्ञात कर रहे हैं, इसको ज्ञात कर रहे हैं, ये जो स्पर्श रेखा है। तो 1 6 9 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और 144 को हम लोग जब बाहर लाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 12, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। इसी में ना एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे करके, एक वृत्त दे देगा आपको, ऐसे करके दे देगा, एक वृत्त, वृत्त टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, एक वृत्त ऐसे देगा और एक वृत्त यहाँ पे ऐसे देगा, छोटा वाला, ठीक है। इसका जो ना आर है, बड़ा वाला आर, और ये छोटा वाला आर है, ठीक है। ये बोला जाएगा ना तिर्यक, ये जो है ना तिर्यक, ये वाला स्पर्श रेखा निकालने बोलेगा तिर्यक, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे मैच हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे मैच हो जाएगा, ऐसे जा करके, ठीक है। और यहाँ से ना ये जो केंद्र के बीच दूरी ना, ये वाला डी यहाँ पर बन जाएगा, ये तो ये आपको दे दिया रहेगा, ये आपको जो ए ना ये दे दिया रहेगा, और ये वाला स्पर्श रेखा आपको निकालने बोलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। आप क्या देख रहे होंगे डिफरेंस, कि जो पहले हम बताए थे सीधा वाला, उसमें बीच में क्या था, यहाँ पे माइनस था, बाकी पूरा सेम सेम टू सेम हमारा सॉल्यूशन मतलब कि फार्मूला है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन को उधार लिया, मतलब 100 रुपया वो लिया होगा ना, तो 104 रुपया एक साल में चुका देगा, ठीक है। और वह ब्याज वर्ष के अंत में देता था, ठीक है। उसने वह धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर में लगा दिया। कितना में लगा दिया, तो रेट 6% में लगा दिया वो बाहर किसी दूसरे के पास, और उधार दे दिया दूसरे आदमी के पास। और बोल रहा है कि वो जो ब्याज था ना, वो 6 माही में जोड़ता था, मतलब आधे साल में ले लेता था। जब आप 6 माह में जोड़ रहे हैं तो आपका रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 3% हो जाएगा, है ना। और आप एक साल इस प्रकार हर वर्ष उसको इतना का लाभ हुआ, तो एक वर्ष में क्या करेगा वो, 2 बार लेगा, क्या चीज़, 2 बार लेगा वो रेट, परसेंटेज। तो 3 करके 2 बार लेगा, है ना, 3% और 3% चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 3%, 3 प्लस 3 गुने 3/100, एक सक्सेसर रूल आपको पढ़ाए हैं ना, वही हो जाएगा। तो 3 3 6, तो 6.09% इसका क्या हो जाएगा, इधर 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 इसको ब्याज मिलेगा। मतलब जिसको ये 100 रुपये दिया ना, वो कितना लौटा के देगा इसको, तो 106.09 इतना रुपया देगा। तो उसको इतना का फ़ायदा हुआ था, तो फ़ायदा कितना हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे ना, कितना आएगा, 2.09 आएगा, इतना इसको फ़ायदा हुआ। और ये 2.09% के बराबर में कितना है, तो 104.50। तो यहाँ से हम लोग 100% अगर निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसने कितना धन उधार लिया था। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे होगा 10450 बट्टे में 209, है ना। दोनों का हम क्या किए, पॉइंट को काट दिए, और इधर 100 से यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 209, और यहाँ पर है 1045 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। और 50 50 50 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। मतलब उसने 5000 रुपया क्या किया था, तो उधार रुपया लिया था, इधर जा कर के ब्याज व्याज लगाने लगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी समकोणीय प्रिज्म, एक प्रिज्म है ना, उसका आधार एक समलंब है। समलंब कैसे होता है, ऐसे करके होता है, और ऐसे करके और ऐसे करके होता है समलंब, ठीक है। ये प्रिज्म का आधार है, और इसके समानांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये दोनों भुजा के बीच का दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तदनुसार उस प्रिज्म का आयतन कितना है, इतना है, 1056। तो उसकी ऊंचाई पूछा है। तो कोई भी प्रिज्म होता है ना, उसका आयतन क्या होता है, तो उसके आधार का क्या होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या हो जाता है उसका, तो उसका हो जाता है आयतन, यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2, और जो समानांतर भुजा है दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा योग, 14 और 8 हो जाएगा 22, गुने ऊंचाई कितना, 8 है। इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया। और इसको जब हम लोग ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई जो निकालने बोला है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 156, यानी कि आयतन, है ना। ये 2 चके 8 काट दीजिए, तो 22 चक कितना हो गया, 88। इधर कितना चल जाएगा, 88, ये सभी उठ करके इधर चला गया। इधर क्या बच गया, सिर्फ एच बच गया। इसको काटेंगे 88 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। और 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जो प्रिज्म का
हाइट हो जाएगा, प्रिज्म का क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। एक शंक्वाकार बर्तन, एक शंक्वाकार क्या है, एक बर्तन है, ऐसे करके एक शंक्वाकार क्या है, बर्तन है, टोपी के जैसा शंकु होता है ना, और उसके अंदर की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अंदर की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ना, ये कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर, ये वाला ऊंचाई, ये वाला है ना, बीच में छापे सो वाला, ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, एक कोई तरल पदार्थ यानी पानी भरा हुआ मान लीजिए। इस पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में, जिसके अंदर का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, एक बेलन में ला करके क्या किया, डाल दिया, ऐसे करके, एक ऐसे करके बेलन है ना, ऐसे करके एक बेलन है, इस बेलन में ला करके डाल दिया। ये जो बेलन है ना, इसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इसमें कहाँ तक भरेगा, तो आप समझिए यहाँ पर रखिएगा द्रव को, यहाँ पर दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं और उसके आयतन को यहाँ पे बराबर करेंगे, ऊंचाई हमें समझ में आ जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसी तरह से ये जो हमारा है ना बेलन, इसका क्या होता है आयतन, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ा आर मान लेते हैं और इसका बड़ा वाला एच मान लेते हैं। ठीक है, बैठाते हैं वैल्यू, ये पाई पाई पहले ही काट दीजिए आप। तो 1/3 का 1/3 हो गया, और इसका त्रिज्या कितना है, 12 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 12, और ऊंचाई कितना था इसका, 50 दिया गया था, बराबर आर स्क्वायर, आर कितना इसका 10 है, 10 × 10, और ऊंचाई एच माने हुए थे हम लोग। अभी 10 × 10 को क्या करिए, इधर ले जाइए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 50 दूना 100, और ये 2 छक्के क्या हो गया, 12, और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, तो 12 दूना क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया, है ना। बहुत आसानी तरीके से आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक भिन्न, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक भिन्न है कि अंश तथा हर में से प्रत्येक में से एक घटाने पर, है ना, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होती है ना, तो भिन्न प्राप्त होती है घटाने पर। ठीक है, 1/3 प्राप्त होती है। यहाँ पर 1/3 है, आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे 1/3 है। मतलब एक कोई x और y एक भिन्न है, अगर इसमें आप कोई चीज़ क्या कर लिए, माइनस कर लिए, तो ये क्या बन गया, 1/3 बन गया। ठीक है, कितना माइनस कर लिए, 1 माइनस कर लिए, तो कितना बन गया, ये 1/3। और उसी तरह अगर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, है ना, इसके आगे चल गया और 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल ज्ञात करिए। तो x + y का वैल्यू आपको पूछ रहा है। देखिए, आपने एज वाला में पढ़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 और 3 है, आपका जो उम्र है 5 है, आपकी वाइफ का उम्र 3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। तो आप बूढ़ा भी हो जाएंगे ना, तो आपका जो डिफरेंस है ना उम्र, हमेशा 2 ही रहेगा, 2 साल आगे छोटा बड़ा रहेगा। तो उसी तरह से इसमें 1 2 जोड़ा जा रहा है, जितना भी जोड़ा जा रहा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। आपकी वाइफ जो है आपसे जितनी छोटी अभी है, उतनी छोटी तो बूढ़े में भी रहेगी, है ना। तो ये कितना छोटा है, 2 साल का छोटा है, और यहाँ पे 1 साल का छोटा है। तो यहाँ पे क्या करिए आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और 4 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए, ये कितना साल का छोटा है, 2 साल का छोटा है, यहाँ पे 2 साल का छोटा है। अब समझिए, यहाँ पर आप यहाँ से आप यहाँ अगर जाएंगे तो कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का, क्योंकि उधर 1 घटा है, इधर 1 जुड़ा है, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना। 1 का हमको लाना है, कितना है, 2 लाना है, 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। अब देखिए, है ना, 2 हो गया और 6, इधर हो गया 4 और 8 हो गया, है ना। और यहाँ पे x y, यहाँ पे -1 हुआ था ऊपर, और यहाँ +1 हुआ था। देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है ना, कितना, 4, और यहाँ पर भी 4, और यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी 2 जुड़ा हुआ है, माने 2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो हमारी ये ओरिजिनल जो चीज़ है ना, वो प्राप्त हो गया है। अब x y निकालने बोला है, तो इधर एक घट जाइए, 1 घटिएगा तो 1 हो जाएगा, इधर घटिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 में 4 8, 2 में 4 तो 6, और 2 में 2 तो 4, और इधर 6 में 2 तो 8, 2 का डिफरेंस है। यहाँ अगर एक यहाँ पे क्या हुआ था, घटा था, तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, देख रहे हैं,
यहाँ से ऊपर जाने में 1 घटा हुआ था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 का ये 7 हो जाएगा। अब अंश और हर को जोड़िए तो कितना आ गया, 10। अगर किसी को ये वाला सिस्टम समझ में नहीं आया होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, एक्स वाई एक मान लीजिएगा, एक बार -1 करिएगा, एक बार -1 करिएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। और एक्स वाई वाई मान है, उसी में +1 करिएगा नीचे में और यहाँ पे +1 करिएगा, तो ये 1/2। और यहाँ पे इसको आप कैचिया गुना करिएगा, कैचिया गुना करिएगा और जा कर के एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो तरीका आप समझ गए होंगे तो बहुत ही फ़ायदे वाली बात है। आगे बोला गया, किसी कक्षा के 72 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। ठीक है, एक कक्षा में कितना है, 100 विद्यार्थी है, तो उसमें से क्या किया गया, 72 लोग ने क्या लिया, तो बायोलॉजी लिया। और ठीक है, और कुछ और लोग हैं, कितना लोग, 44 लोग, ये 44 लोग ने क्या किया, गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया है, मतलब या तो किसी ने जीव विज्ञान या फिर किसी ने गणित लिया है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई भी एक सब्जेक्ट ना लिया हो। तो 40% है ना, ये दोनों ने लिया है, मतलब 40 जो स्टूडेंट है ना, ये दोनों लिया है, दोनों। ठीक है, तो बोला जा रहा है कक्षा में कितने छात्र हैं। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 72 इधर है, 44 इधर है, दोनों को जोड़िए, 72 44 कितना हो जाएगा, इधर 6 7 4 11, 116 हो जा रहा है। 100 से कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, मतलब 16 जो है ना, दोनों लिया है। 16 क्या है, दोनों लोगों ने लिया है, तभी ये 16 बढ़ जा रहा है। और ये 16 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 16 किसके बराबर, 40 के बराबर। तो 100 हमारा क्या है, टोटल स्टूडेंट है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40/16 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पे काटिए, 4 चक 16, 4 है 40, और यहाँ पे आ गया हमारा 1000/4, तो 4 दूने 8, 4 5 0 है ना, 250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 250 व्यक्ति यहाँ पे कुल टोटल थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं अगर आपको समझ में आ रही होगी ना, तो आप वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे। और मैं एक कमेंट बोल रहा हूँ, एक कोड बोल रहा हूँ, आपको JSSCCGL मैथ, ठीक है, ऐसे करके कमेंट में आपको टाइप करना है। मुझे ये समझ में आएगा कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं और मुझे वीडियो बनाते रहना है। अदरवाइज़ आप लोग कोई कमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। मुझे भी पढ़ना होता है ना, मैं सीधा बात बोलूँगा। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट की तरह हूँ, है ना, मुझे भी जॉब लेना है ना, जिस तरह से आपको लेना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल सकेगा, है ना। देखिए क्या बोला गया, किसी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। एक कितनी है, 40 मीटर है, जो कि अपनी छाया भूमि के किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है ना। ये भूमि पर ना क्या बोला रहा है, भूमि के साथ में यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दूरी पूछ रहा है, ये एक्स पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि लंब हमारा 40 है, आधार कितना एक्स है, तो लंब बटे आधार क्या हो जाता है, tan 45 डिग्री हो जाता है। और 40/x क्या हो जाएगा, tan 45 का मान x1 होता है। कैचिया गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, और हमारा 40 मीटर आंसर। ठीक है, बहुत रात हो गई, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने बहुत धीमे धीमे समझाया ताकि आपको समझ में आए। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।